अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर नंबर 10 प्रोटीन और अमीनो एसिड से रिलेटेड। देखें, बहुत से प्रोविंस की टेक्स्ट बुक के अंदर ये टेबल तो आपको जरूर नजर आएगी और इस टेबल में से बहुत से क्वेश्चन बनते रहते हैं। आईबीए वाले, यूएचएस वाले, केएमयू वाले, बाकी और जितनी भी कंडक्टिंग बॉडीज हैं वो इस टेबल में से जरूर हाफ या फुल एमसीक्यू जरूर देती हैं। ठीक है, इस वजह से ये चीजें आपको कवर करनी जरूरी है। यहाँ पर आपको ना सिर्फ एक चैप्टर को रिलेट करके दिया जाता है एमसीक्यू, बल्कि दूसरे चैप्टर को भी रिलेट करके इन्हीं में से एमसीक्यूज आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन के एग्जांपल को। ठीक है, ये लेक्चर आपके पास पंजाब, सिंध, केपी के, फेडरल और बलूचिस्तान, ये सारे प्रोविंस के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ देखना काफी नहीं होता, किसी भी लेक्चर को अच्छे से समझना, विजुअलाइज करना, जो चीजें आपको बताई जा रही है स्क्रीन पर उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में अपने नोट्स बनाना। देखें, आप जब वो नोट्स बनाते हो तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है रिवीजन के लिए, और एट द एंड जब एब्डिकेट करीब होता है तो वही नोट्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। और अगर आपने पिछले सारा कोर्सेज के जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं अभी तक वो लिए हैं तो आपको आइडिया होगा कि हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें सारी पॉइंट्स कवर कर दी जाती हैं। आपको किसी भी अपने प्रोविंस के अलावा किसी भी टेक्स्ट बुक को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम इस टेबल को कवर करेंगे और बाकी बहुत सी चीजें हैं उसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर दिया, मैं उसके मेजर फंक्शन यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि आपसे मेजर फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल कोलेजन का फंक्शन क्या है, इलास्टिन का फंक्शन क्या है, एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या है, तो इस टाइप के एमसीक्यूज आपके पास एमटीकेट के अंदर आते रहते हैं। सबसे पहले आपके पास कोलेजन। अब आप सबको पता है कि कोलेजन और इलास्टिन इनका जो काम होता है आपकी स्किन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? दे बिल्डिंग द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दे बिल्डिंग द स्ट्रक्चर्स। ये था आपके पास कोलेजन और इलास्टिक का फंक्शन। दूसरा आपके पास आता है केराटिन और हिस्टोन। ठीक है, अब केराटिन आप जब छोटे थे तब से पढ़कर आए हो साइंस के अंदर, और हिस्टोन को भी आप पढ़कर आए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये दोनों जो प्रोटीन्स होती हैं केराटिन और हिस्टोन्स, इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है आपके पास, तो हम इनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। दीज आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन स्किन। आपकी स्किन के अंदर होती हैं ये दोनों प्रोटीन्स। ठीक है, और ये एमसीक्यूज आपके पास पूछा भी जा चुका है, इस वजह से इस चीज को अच्छे से आप स्टार लगा दें ताकि आपको याद हो ये एमसीक्यूज आ चुका है और अब चांसेस है कि इस ईयर भी आए। ठीक है, ना सिर्फ स्किन में होते हैं बल्कि आपके हेयर में भी होते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास ये क्रोमोसोम्स में भी होते हैं। मोस्टली जो हिस्टोन होता है वो होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, तो ये भी चीज आप इसको नोट कर लें। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम्स जो आपके पास है ये पूरा का एक सेपरेट टॉपिक है, हम वहां पर डिस्कस करेंगे स्टोन को, और ये एडिशनल टॉपिक ऐड भी किया गया था 2025 के अंदर। थर्ड नंबर पर आते हैं एंजाइम्स के बारे में। आप सबको पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। सर, अब कैटालाइज का मतलब क्या है? लेकिन कैटालाइज का मतलब होता है अगर कोई रिएक्शन स्लो हो तो क्या कर देना, उसको फास्ट कर देना। फास्ट इतना कि मिनिमम फास्ट हो, इतना भी नहीं कि ज्यादा हो जाए, मतलब किसी लिमिट तक वो उसको फास्ट करता है ताकि जितना वो टाइम देता है उससे जल्दी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आपका दोस्त है, ठीक है, कोई भी आपका दोस्त है जो कि गाड़ी लेकर जा रहा है। अब क्या है, उसका पेट्रोल खत्म हो गया। अब आप क्या करते हो? पीछे से धक्का देते हो। तो आप जब धक्का दोगे तो गाड़ी क्या करेगी? पहले के मुकाबले में अब ज्यादा चलेगी। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर काम? आप इंसान का काम परफॉर्म कर रहे हो उस रोड पर। आप उसकी गाड़ी पर धक्का दे रहे हो, फोर्स दे रहे हो और उसको मूव करा रहे हो उसकी लोकेशन पर। तो यू परफॉर्म योर फंक्शंस ऑफ एंजाइम। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनको बूस्ट करने के लिए, उनको जल्दी करने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर एंजाइम का मेजर फंक्शन? एंजाइम्स कैटालाइज द केमिकल रिएक्शंस।
lies the chemical reactions के अलावा ये आपके बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है सेल के मेटाबॉलिज्म को एंड कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को मैं डिस्कस कर कर आया हूँ आपके लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी और लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी, ठीक है। बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक के अंदर मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर दिया था, तो वो सारे मैंने पॉइंट्स उसी लेक्चर के अंदर बताई हुई हैं। अगर आपने मिस कर दी हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको वो लेक्चर भी ऐड करवा दूंगा ताकि आप वो लेक्चर के नोट्स बना सकें और उसको समझ सकें। अब आती है बारी हार्मोन्स की। देखिए हार्मोन्स क्या करते हैं, ये भी आपके पास मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्या होता है कि नेक में थायराइड ग्लैंड होता है, तो थायराइड ग्लैंड के पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड का लेवल या थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाए तो ये हार्मोन्स ही होते हैं जो कि उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, दे रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस, दे रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर होते हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोटीन की तरफ, जिनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में जो कि मोस्ट फेमस नाम आता है वो आता है आपके पास हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या करती है, आपकी ब्लड के अंदर प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर आपके पास एक वर्ड आ रहा है हीम और दूसरा आ रहा है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन हम पढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन मोस्टली ये प्रोटीन सेलेक्टेड होता है, इस वजह से हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। सर जी क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ये आपके पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ही आपके पास उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, तो वही आपके पास ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हम एग्जांपल लिखते हैं हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन को भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी टॉपिक एमडीके के अंदर है, तो हमें इन टॉपिक को कंप्लीटली कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन किया जाता है कि लिपिड्स भी आपके पास काम करते हैं, ठीक है। लिपिड्स भी आपके पास काम करते हैं। के अलावा कुछ मेटल आयंस होते हैं वो भी काम करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का। अब आते हैं नेक्स्ट एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज को आप इस तरीके से समझो कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या होता है कि पाकिस्तान की आर्मीज होती हैं, ठीक है। तो आर्मीज क्या करती हैं, हमारे देश को, हमारे मुल्क को बचाती हैं खतरे से, किसी भी तरह का खतरा हो तो उससे बचाती हैं, ठीक है। थैंक यू टू ऑल देम। तो एंटीबॉडीज भी इसी तरह हमारी पूरी बॉडी का क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है। कोई भी पैथोजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो यही आपके पास ऐसे समझिए वहां पर मौजूद होती हैं जो कि आपकी बॉडी को डिफेंस करती हैं, आपकी बॉडी को बचाती हैं उन वायरसेस से, उन पैथोजन से, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, डिफेंड बॉडी अगेंस्ट इससे बचाती हैं, पैथोजेनिक अटैक से। वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है तो यही आपके पास वहां पर मौजूद होती है। आगे आपके पास है एक और तरह की प्रोटीन जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स। देखिए जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हॉकी खेल रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है, कभी कभी खेलते खेलते आपको इंजरी लग जाती है तो आपका ब्लड क्या करता है, वहां से फ्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो उस ब्लड को कौन रोकता है, ऐसा तो नहीं कि वो पूरी बॉडी से ब्लड निकल जाए,
नहीं निकलता, वहीं पर कुछ ब्लड क्या होता है कि आपकी बॉडी से निकल कर फिर स्टॉप हो जाता है। तो कौन काम करता है उसको स्टॉप करने का? यही प्रोटीन्स होती हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, जो कि आपके ब्लड को स्टॉप करती है। जहां पर आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास इंजरी आ गई, तो यहां से आपके पास क्या हुआ, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, आपका ब्लड है। थोड़ा सा ब्लड आपके पास क्या होगा, बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वहां पर आपकी स्किन को डैमेज हुआ है। अब यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स। वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या करेंगी, वो इस जगह पर आना स्टार्ट करेंगी और इस जगह को क्या कर देंगे, टाइम के साथ हील अप कर देंगी, और वो आगे चलकर आपके पास सेम ब्लड वेसल वैसी ही बच जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्लड को रोकती हैं, क्लॉट करती हैं। दे प्रिवेंट द ब्लड लॉस आफ्टर द इंजरी। Prevent the blood loss। ये ऐसी चीजें हैं जो कि मेडिकल एमबीबीएस के अंदर भी काम आती हैं। इस वजह से बेहतर है कि आप यहीं पर से कॉन्सेप्ट को बेहतर बना लें, इतना स्ट्रांग बना लें कि वहां पर आपको किसी सीनियर से पूछने की जरूरत ना पड़े। लास्ट पर आते हैं, दैट इज माइटोटिक अपैरेटस। अब ये क्या चीज है माइटोटिक अपैरेटस? वैसे ये चैप्टर हमारे पास इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी टेबल में ये मेंशन है तो हमें यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। माइटोटिक अपैरेटस क्या करता है, जब भी आपके बॉडी के अंदर क्या होता है कि सेल डिवाइड करते हैं, तो जब भी सेल डिवाइड करते हैं इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेल डिवीजन का। अब सेल डिवीजन में भी बहुत से स्टेप होते हैं, ठीक है। दो तरह की सेल डिवीजन होती है, एक माइटोसिस, दूसरी मियोसिस। एक रिडक्शन डिवीजन होती है और एक में आपके पास नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होते हैं, आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है। आपके पास ये क्रोमोसोम है। अब एनाफेज में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम की मूवमेंट करवाने में काम आते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि एनाफेज के अंदर इन क्रोमोसोम्स की क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है? तो ये चीज मैं यहाँ पर नोट करवा दूं आपको। दे हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स chromosomes during anaphase, during anaphase सेल डिवीजन। नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये जो टेबल है आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको मिलते हैं जो कि आगे चलकर पूरा का पूरा चैप्टर हमें कवर करना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन्स। इसी टेबल को इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, दैट इज स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स पर मैंने आपको बताया भी हुआ है, लेकिन अगेन यहाँ पर मैं बताऊंगा कि, और ये पॉइंट आपके पास पूछी भी जाती है कभी कभी एमडीकेट के अंदर, तो आप इस पॉइंट को जरूर नोट करें। स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन के अंदर आपके पास आता है कि जितने भी प्रोटीन्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज जो डिटरमाइन करते हैं आपको कैसे पता चलेंगी, वो आप किसी भी प्रोटीन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक आपके पास नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का नंबर कितने हैं, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है, और दूसरा शेप ऑफ फोल्डेड चेन। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर 4 शेप बताए थे, ठीक है। वो शेप अगेन आप देख लें उस लेक्चर के अंदर, तो वो भी आपके पास डिफाइन करता है किसी भी प्रोटीन की प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पर नोट कर रहा हूं, आप भी नोट कर लें कि ईच प्रोटीन, हर प्रोटीन के पास कोई खास प्रॉपर्टीज होती हैं। ईच प्रोटीन हैज स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो होती हैं, लेकिन क्वेश्चन एमटीकेट के अंदर ये नहीं पूछा जाता प्रॉपर्टीज होती हैं या नहीं,
ये पूछा जाता है वो प्रॉपर्टीज आपके से डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा ए बी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद करनी चाहिए, आप कैसे किसी भी प्रोटीन की प्रॉपर्टी को कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दो मैंने आपको बताए थे एस्पेक्ट। एक था आपके पास नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर आपके पास अमाइनो एसिड हो तो आप उसके नंबर और उस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को देखकर प्रोटीन की प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सेकेंड वन इज दैट शेप ऑफ फोल्डेड चेन। ठीक है, अब ये दोनों आपके पास मैंने आपको एस्पेक्ट बता दिए हैं जो कि प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती हैं। तो होगा फोल्डेड चेन्स। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कहते हैं कि बहुत से जो भी आपके पास फीचर्स होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को सिंपली बता देते हैं कि नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। लेकिन ये आपके पास एमटीकेट के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक है और बहुत सी पॉइंट है आपके पास जो कि मेंशन करनी पड़ती हैं इसके अंदर। मैं सारी पॉइंट मेंशन करूंगा हर प्रोविंस की बुक में से ताकि आपका एक भी एमसीक्यूज गलत ना हो पाए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्या, इसका मतलब क्या है। हेडिंग तो मैंने मेंशन कर दी है लेकिन इसका मतलब भी तो आना चाहिए आपको। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे पहली पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि दो अमीनो एसिड मैंने आपको दिए हैं, एक का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दूसरे का सेकेंडरी है, तीसरे का टर्शरी है, चौथे का क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। आप कैसे बता सकते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझना। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप किसी भी अमीनो एसिड की नंबर बताते हो। ठीक है, एक प्रोटीन है उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उसके नंबर को देखकर, उसके अलावा उसकी सीक्वेंस को देखकर आप बता सकते हो कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द number and sequence of amino acids प्रोटीन। ये चीजें थी आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब यहाँ पर एक फेमस साइंटिस्ट आता है, उसका नाम भी आपको नोट कर लेना चाहिए, हर टेक्स्ट बुक के अंदर सेम ही है, वो है फ्रेडरिक सेंगर। आप इसको एफ सेंगर भी बोल सकते हैं। ये साइंटिस्ट थे आपके पास, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिटरमाइन किया था अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को। अब सवाल आता है कि किस के अंदर डिफाइन किया था, वो था इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर आपके पास इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होती है वो डिटरमाइन किस साइंटिस्ट ने किया था, सबसे पहले एफ सेंगर ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है तो उसको नोट कर देते हैं। एफ सेंगर वाज फर्स्ट साइंटिस्ट to determine amino acid sequence of insulin। इंसुलिन के अंदर अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस को बताया था, अमीनो एसिड सीक्वेंस इन इंसुलिन। ये टर्म याद रख लीजिएगा, ये आपके पास इंसुलिन है। ठीक है, इससे हाईलाइट होता है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको दीजिए। ये आपके पास है इंसुलिन।
अब आते हैं इंसुलिन की तरफ। ये इंसुलिन में से बहुत सी पॉइंट आती हैं, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट भी आपके पास है, लेकिन ये पॉइंट नहीं आती। एक पॉइंट है आपके पास, वो तो है, लेकिन वो पॉइंट एमटीके के अंदर नहीं पूछी जाती है। ऐसी पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूँ, आप बोलते हैं तो। एफ साइंगर को तकरीबन 10 ईयर्स लगे। कितने ईयर्स लगे? 10 ईयर्स लगे कंप्लीट। अमाइनो एसिड, इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को मालूम करने के लिए तकरीबन 10 साल लगे इस साइंटिस्ट को, ठीक है। वैसे ये पॉइंट्स नहीं पूछी जाती एमडीके के अंदर। आते हैं इंसुलिन की कंपोजिशन के ऊपर। डायरेक्ट बात करते हैं इंसुलिन की कंपोजिशन की तरफ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा इंसुलिन के बारे में, ठीक है। ये है आपके पास ह्यूमन इंसुलिन। आई होप आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो। हाँ, विजिबल है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन इंसुलिन को। अब यहाँ पर आपको मेंशन होगा कि 2 तरह की चेन्स होती हैं ह्यूमन इंसुलिन में। कितनी तरह की? 2 टाइप्स की चेन होती हैं। एक चेन बी होती है और एक चेन ए होती है, ठीक है। चेन ए में जो अमाइनो एसिड का नंबर होता है वो क्या होता है? आपके पास 21 होता है। और चेन बी के अंदर जो अमाइनो एसिड की नंबर होता है वो 30 होता है, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन, तकरीबन 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, वो सारे मैं ऊपर मेंशन करूंगा। उसके अलावा आप जो सिंह वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करें, उसके अंदर ह्यूमन इंसुलिन की पिक्चर मेंशन है, उस पिक्चर को ओपन करके रखें। यही सेम पिक्चर है लेकिन डिफरेंट तरीके से वहां पर मेंशन है, ठीक है। और वहां पर आप नोट कर दीजिएगा किन 2 अमाइनो एसिड के दरमियान में सल्फाइड बॉन्ड है। यहाँ पर देखें तो आपके पास एक ये है सिस्टीन, इसका नाम है सिस्टीन अमाइनो एसिड, इसका भी सिस्टीन अमाइनो एसिड। तो इन सिस्टीन अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड है आपके पास, ये जो बॉन्ड दिखाया गया है ये सल्फर को दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास? यहाँ पर आपके पास जो सल्फर है वो है आपके पास 2 सल्फर, इस वजह से हम कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। और जहां पर आपके पास सिर्फ एक सल्फर हो तो आप उसको सिंपली बोल सकते हो क्या? सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीजें थी जो कि इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं, वो हम कवर करेंगे इसके अंदर। लेकिन सिंध में आपके पास जो ये फिगर है उसके अंदर एक नंबरिंग मेंशन होगी, ठीक है। आई थिंक नंबरिंग मेंशन की थी उन्होंने। अगर नंबरिंग मेंशन हो अमाइनो एसिड की तो वो अमाइनो एसिड के नंबर याद कर लें, क्योंकि वो आपसे पूछे जाते हैं एमडीकेट के अंदर। अभी तक नहीं पूछा गया एक भी सवाल उसमें से, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कभी ना कभी आईपी वाले जरूर पूछेंगे उनमें से। अभी उनकी नजर नहीं पड़ी इस फिगर के अंदर, ठीक है। अगर हो सका तो मैं यहाँ पर फिगर मेंशन करके आपको जो पॉइंट्स निकलती हैं मैं निकाल कर यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले इंसुलिन की कंपोजिशन की तरफ आते हैं, पॉइंट जो बनती हैं। तो ये पॉइंट्स पूछी जाती है कि टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं। टोटल, थोड़ा सा वेट कर लें। टोटल अमीनो एसिड्स, इसी इंसुलिन के अंदर टोटल अमीनो एसिड्स की तादाद, नंबर कितना होता है वो आपसे पूछा जाता है। वो होता है आपके पास 51, ठीक है। अब इसके अंदर हमने 2 चेन पढ़ी, इसके अंदर फिगर में आपने 2 चेन पढ़ी। यहाँ पर देखें नीचे, एक चेन थी आपके पास ए चेन, दूसरी थी बी चेन, ठीक है। अब वापस आते हैं ऊपर, आपकी टेक्स्ट बुक अगर आप ओपन करके रखेंगे तो आपके पास 2 चेन्स तो मेंशन है, लेकिन वो चेन्स के नाम मेंशन करता है। एक आपके पास क्या है? एक आपके पास है अल्फा चेन, क्योंकि पेपर आपके पास टेक्स्ट बुक से आता है तो हम टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करेंगे। आप इसको बोलते हो अल्फा चेन्स। आपसे पूछा जाता है इस चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। आते हैं इसकी तरफ, लेकिन दूसरी भी चेन में यहाँ पर मेंशन कर दूं, वो है आपके पास बीटा चेन, ठीक है। बीटा चेन, अब इसको मैं मेंशन करता हूँ इससे, बीटा से। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होते हैं वो आपको आने चाहिए। फर्स्ट वन जो कि चेन 1 हमने पढ़ी थी, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड के नंबर था वो था 21। यहाँ पर भी मेंशन कर दूं अमीनो एसिड्स, यहाँ पर भी आपके पास 21 अमीनो एसिड्स हैं। आप अगर अल्फा के अमीनो एसिड के नंबर याद कर देते हो तो बीटा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। इस तरीके से आप माइनस करो
51 को और 21 को आपको पता लग जाएगा। चलिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है। 21 क्या होगा आपके पास 0 और ये होगा 30। तो इसमें जो बीटा चेन होती है इसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं, लेकिन चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या पूछते हैं आपके पास प्रोफेसर, वो ये कि जो इंसुलिन की चेन है उसके अंदर अमाइनो एसिड के दरमियान में बॉन्ड कौन सा होता है। जिस तरह हमने पढ़ा भाई, किसी भी अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लेकिन इंसुलिन एक प्रोटीन है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम ले रहा हूँ इंसुलिन, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है। ठीक है, ये जो चेन्स हैं दोनों अल्फा और बीटा चेन्स, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। देखें मैं यहाँ पे सिंपल बना के दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक चेन है जिसका नाम है अल्फा चेन, और एक दूसरी चेन है ये है आपके पास बीटा चेन। ठीक है, ये दोनों चेन से आपके पास जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अमाइनो एसिड को लगा देता हूँ। इन दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान, सॉरी इन दोनों चेन के दरमियान, मैं बात कर रहा हूँ चेन की, दोनों चेन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये चीज नोट कर लें, चेन के दरमियान का बॉन्ड क्या होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट करवा दूं आपको, बोथ चेन्स मतलब अल्फा चेन और बीटा चेन, ये दोनों चेन आपस में कैसे जुड़ी हुई होती हैं, कैसे बॉन्ड बनाकर बैठती हैं। तो बोथ चेन्स held together by डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, उसको आपको कंफ्यूज करना होता है, तो वो क्या कहता है, यहाँ पर आपके पास डाइसल्फाइड ब्रिज भी लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देखें ये बॉन्ड जो है वो दोनों चेन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो कनेक्शन जो होती है वो ब्रिज भी करती है। इस वजह से हम इस बॉन्ड को कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, अब नाउ हम स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन को। ये भी आपके पास एमडीके के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर आते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स हुई वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। ये आपके पास एक रेड कलर में आपको नजर आ रहा होगा, ये है आपके पास रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल कहाँ पर होते हैं, ये रेड ब्लड सेल आपके ब्लड में मौजूद होते हैं। ठीक है, जब भी आप इस रेड ब्लड सेल को ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको एक मॉलिक्यूल नजर आता है। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, उस मॉलिक्यूल का नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये एक प्रोटीन होती है, और जब आप इस प्रोटीन को भी देखोगे तो इस प्रोटीन के अंदर आपको 4 चेन्स नजर आएंगी। कितनी, 4 चेन्स यू कैन फाउंड इन दैट मॉलिक्यूल। कौन कौन सी चेन है, नंबर लगाते हैं। सबसे पहले एक आपके पास है अल्फा चेन। ठीक है, ये भी आपके पास अल्फा चेन। ठीक है, सेकंड पर आते हैं, सेकंड आपके पास क्या है, बीटा चेन। यहाँ पर भी आपके पास बीटा चेन। थर्ड पर आते हैं, थर्ड अगेन आपके पास है बीटा चेन। ये है आपके पास बीटा चेन। अब आते हैं फोर्थ के ऊपर, जो फोर्थ है आपके पास वो है अल्फा चेन। देखिए, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो पैटर्न, तो 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। ठीक है, और इन चेन के दरमियान अगर आप देखें तो आपको एक ग्रुप भी नजर आता है। क्या नाम है उसका, उस ग्रुप का नाम है आपके पास हीम ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप आपको इसके अंदर नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें कुछ चेन के अंदर आपके पास हेलिकल शेप भी नजर आएगा, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये आपके पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आपको आयरन भी नजर आएगा, आपको इसके अंदर आयरन भी नजर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके पास एमडीके के अंदर आती हैं, और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई समझाई फिगर को मेंशन कर वो मैं यहाँ पर अब मेंशन करूंगा। सबसे पहले पॉइंट, यहाँ पर अमाइनो एसिड की तादाद नहीं है मेंशन फिगर के अंदर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर खुद मेंशन करूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो सबसे पहले टोटल अमाइनो एसिड, जिस तरह हमने इंसुलिन के अंदर पढ़े थे, यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप कंपेयर भी कर सकते हो दोनों को। टोटल अमाइनो एसिड्स, सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं
वो सबसे ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 5, 7, 4। ये इनका नंबर होता है अमाइनो एसिड्स का। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर आपको कितने अमाइनो एसिड्स मिलेंगे? ठीक है, अब कितनी चेन्स पढ़ी थी हमने? हमने पढ़ी है 2 चेन्स। ठीक है, नीचे यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर दें। यहाँ पर सबसे पहली चेन जो हमने पढ़ी थी वो थी अल्फा चेन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2। क्यों? क्योंकि अगर आप नीचे आए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पर तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास 2 अल्फा चेन है। एक ये अल्फा चेन है और एक आपके पास यहाँ पर है। तो टोटल अल्फा चेन कितनी है? 2। सिमिलरली बीटा चेन पे कितनी है? 2। तो इस बात को कंफ्यूज नहीं करना आपको। 2 अल्फा चेन्स, बट इंसुलिन के अंदर कितनी थी? 1 थी आपके पास। यहाँ पर आपके पास बीटा चेन कितनी है? 2 है, बट इंसुलिन के अंदर कितनी थी? 1। आते हैं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमडीकेट के अकॉर्डिंग। एक अल्फा चेन के पास 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और एक बीटा चेन के पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 146। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जिसने पेपर बनाया है प्रोफेसर ने, वो क्या आपसे पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन हाउ मेनी चेन्स। अगर आपके पास 2 अल्फा चेन हो तो आप क्या करोगे? सिंपल 141 एक के अंदर होता है तो 2 के अंदर क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर वो कह रहा है कि एक अल्फा चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो वो आपके पास होते हैं 141। अगर वो पूछे आपके पास 2 अल्फा चेन के अंदर कितने होते हैं, तो वो होता है आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिमिलरली एक बीटा चेन में पूछे कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो वो 146 होते हैं। अगर पूछे 2 बीटा चेन है आपके पास, उसके अंदर कितने होते हैं, तो आप क्या करोगे? हाँ बिल्कुल सही, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लीकेशन तो आप सबको आती है। अगर नहीं आती, जो बिल्कुल खुद को कंफ्यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो मैं बता दूं सिंपली, आप कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको अगर नहीं आती तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। 2 1 is 2, 2 4 is 8, और ये आपके पास होगा 2। कितने बने आपके पास अमाइनो एसिड? 282। ये बात कर रहा हूँ अल्फा चेन की, 282 अमीनो एसिड्स। सिमिलरली बीटा चेन में क्या करोगे? अभी आप खुद सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा आपके पास, वो आएगा 292 अमीनो एसिड्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें बेटे, आपको टेबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, एमडीकेट के लिए फिजिक्स में मैं आपको टेबल भी प्रोवाइड करूंगा। अगर जिनको याद नहीं है, 1 से लेकर 20 तक सारे टेबल्स को याद कर लो। ठीक है, लगता है आप कंफ्यूज करोगे हीमोग्लोबिन की चेन्स को, इस वजह से मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर अगेन मेंशन कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। तो हीमोग्लोबिन का जब भी आपसे पूछा जाए तो उसके अंदर टोटल कितनी चेन्स होती हैं? टोटल 4 चेन्स होती हैं। ठीक है, इन चेन में से आपसे पूछा जाए कि अल्फा चेन्स कितनी होती हैं, तो अल्फा चेन्स आपके पास कितनी होती हैं? 2 होती हैं। फिर पूछा जाए बीटा चेन्स कितनी होती हैं, तो वो 2 होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको माइंड मैप भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने देखा है पेपर के पैटर्न को। एक तो वो आपसे पूछ सकता है प्रॉपर्टीज के बारे में, और दूसरा तो पूछ सकता है आपके पास साइज ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो साइज ऑफ प्रोटीन का भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उसको भी नोट कर लें। क्या पता आ जाए और आपने ना पढ़ा हो तो आपका एमसीक्यू वो गलत हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी हमेशा 0.000 में रखें, ताकि कोई भी एमसीक्यूज आपके पास रॉन्ग ना हो, और आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर सारे सब्जेक्ट के अंदर धूम मचा दें। ठीक है, तो साइज ऑफ प्रोटीन ये भी आपसे पूछा जाता है। साइज ऑफ प्रोटीन इस पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ प्रोटीन ये डिपेंड्स करता है कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। इस पर डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। कोई भी प्रोटीन का साइज कितना होगा वो किस पर डिपेंड करता है आपके पास? वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं किसी भी प्रोटीन के अंदर। ठीक है, अगर अमाइनो एसिड का नंबर ज्यादा होगा तो आपके पास डेफिनेटली प्रोटीन की साइज भी ज्यादा होगी।
प्रोटीन की साइज ज्यादा होगी तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करनी है ताकि आपके पास वो क्वेश्चन आप सही कर पाए, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो सारी मैंने मेंशन कर दी हैं। सिल के बच्चों के लिए इंसुलिन का कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो मैं देखूं एंड में या यहीं पर मैं आपके पास मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इस पिक्चर को अगेन आप रिवाइज कर लें, ठीक है। सो सिल के बच्चे जो है उनके लिए इंसुलिन का टॉपिक को एक फिगर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रेफरेंस भी दे रहा हूँ। आप कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर मेंशन करूंगा सिर्फ के बच्चों के लिए, तो जरूर वो उन पॉइंट्स को नोट करें, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट फिगर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, एग्जैक्ट फिगर, कोई भी चेंजिंग नहीं है, सेम एग्जैक्ट आपके पास भी मौजूद है। अगर आपके पास है तो प्लीज अपना टेक्स्ट बुक को ओपन करें और इस फिगर को ओपन करें, ठीक है। अगर पता नहीं है किस पेज पर है तो आई थिंक ये फिगर आपके पास पेज नंबर 14 और चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 14 ओपन करें, वहां पर आपके पास ये फिगर मेंशन है, ठीक है। अब इस फिगर में से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अब यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी देखें सेम की चीज है, 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आप देख सकते हो, ठीक है। एक में 21 है और दूसरे में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो बात करूंगा ना वो बात करूंगा इस डाइसल्फाइड बॉन्ड की, ये आपसे पूछा जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं पॉइंट्स नीचे यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो है एक की अमाइनो एसिड है 16 और एक दूसरा अमाइनो एसिड है 11 पर 16, ठीक है। तो मैं नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ 16, ठीक है। तो आपके पास एक अमाइनो एसिड है 16 जो कि आपके पास है 16 नंबर पर, आपके पास है 16 नंबर पर। एक और अमाइनो एसिड है आपके पास, वो है 16 और वो है आपके पास इस नंबर पर, वो है आपके पास 11 नंबर पर। इन दोनों के दरमियान में आपके पास बॉन्ड मिलेगा, वो बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। मैं नाम नहीं मेंशन कर रहा, मैं यहाँ पर आपको सिंबल के तौर पर यहाँ पर मेंशन कर, एक एमसीक्यू तो यहाँ से आ सकता है, दूसरा ये हमने कवर कर लिया। अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ, फिर से 16 और 16 के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है। और एक 16 आपके पास जो नंबर है दैट इज 7, हाँ ये आप नोट कर लें किस चेन का किस चेन के दरमियान में, ये जो आपके पास है ये दोनों अल्फा चेन है, ठीक है। और यहाँ पर एक 16 जो मैं ले रहा हूँ ये आपके पास है अल्फा चेन का 7 नंबर और दूसरा जो आपके पास है 7 नंबर बीटा चेन का। इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर नोट कर लें। तीसरी पॉइंट पर आते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट आपके पास है 16 और दूसरा आपके पास है 16, तो 16 किस नंबर पर है, वो है 20 नंबर पर, और एक 16 है आपके पास 19 नंबर पर। जो 20 नंबर पर है ये आपके पास अल्फा चेन का है और जो 19 नंबर पर है वो बीटा चेन का। अब इन दोनों के दरमियान भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। ये तीनों एमसीक्यूज 100% आपके पास अगर उनके पास वो आए हो देखने के लिए तो वो इस तरीके से एमसीक्यूज वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे फॉर्चुनेटली याद आ गया था ये टेबल नहीं बल्कि फिगर 1.9 पेज नंबर 14 की, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर भी आपको वो चीज़ मेंशन कर दी है। ये बेसिकली सिन के स्टूडेंट हैं उनके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दे रहा हूँ सिन के स्टूडेंट के लिए, सिन के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। खास में आपके कंडक्टिंग बॉडी के भी नाम मेंशन करते हैं ताकि आपको याद आ जाए ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेक्स्ट बुक से। अब आते हैं वापस, सारा टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। सिन वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा चीज़ थी जो कि उनको पता नहीं होती है तो मैंने यहाँ पर आपके पास मेंशन कर दी। अब आते हैं डीपीपी नंबर 4 की तरफ, ठीक है। लेक्चर के एंड में हम डीपीपी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू, देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया जब भी वर्ड आ जाए प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट मीन्स वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा आपके पास यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो
यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करें आपको। साइंटिस्ट हु डिटरमाइन इंसुलिन सीक्वेंस, वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इंसुलिन की सीक्वेंस को डिटरमाइन किया था, फाइंड किया था? तो सही बात है, ये आपके पास साइंटिस्ट का नाम था एफ सेंगर। ठीक है, 10 साल लगे थे इसको इस पर काम करने में। चलते हैं नीचे, थर्ड एमसीक्यू से इंसुलिन कंटेंट। अब इंसुलिन के पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पूछ रहा है आपसे, ये नहीं पूछ रहा कि इंसुलिन की अल्फा चेन या बीटा चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो अगर याद हो तो मैंने आपको बता दिया था कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन में जो अमाइनो एसिड का नंबर होता है वो होता है 51। अब एक आती है अल्फा चेन और एक आती है बीटा चेन। अल्फा चेन की तरफ आए तो उसके अंदर होते हैं 21 अमाइनो एसिड्स। इस वजह से हम इसको एक और नाम भी देते हैं, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट चेन। ठीक है, और एक में आपके पास आते हैं 30 अमाइनो एसिड, इस वजह से हम इसे कहते हैं लॉन्ग चेन। सारी चीजें मैंने बता के रखी हैं। यहाँ पर जो आपके पास होगा वो सिंपली पूछ रहा है इंसुलिन कंटेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास 51 अमाइनो एसिड, बी ऑप्शन। चलें गुड, अब आते हैं, सॉरी इसको रिमूव करते हैं, हाईलाइट कर दें 51 अमाइनो एसिड, यहाँ पर आपके पास होगा बी ऑप्शन। चलते हैं नीचे, बस यहाँ तक आपके पास ये टॉपिक एंड हुआ। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ किसको, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस, और सिकल सेल एनीमिया एक आपके पास डिजीज है, उससे रिलेटेड बहुत बार एमसीक्यूज आते हैं और फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर भी मेंशन है, तो वो हम जरूर पढ़ेंगे। हेमोग्लोबिन के बारे में ही एक डिजीज है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको उस लेक्चर के अंदर दे दूंगा। ठीक है, ये लेक्चर रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाते रहें, एंड जो बच्चे न्यू हैं इस लेक्चर के ऊपर वो इस चैनल पर को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी लाइव लेक्चर हैं आपके पास वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें और दुआएं करते रहें। अल्लाह हाफिज़।